गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संचयन के पाठ स्मृति का आगे अध्ययन करते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम स्मृति चैप्टर का आगे अध्ययन करते हैं। आगे अध्ययन करने से पहले कुछ थोड़ा दोहरान कर लेते हैं जो आपने पहले पढ़ा था। श्री राम शर्मा स्मृति किसकी रचना है? श्री राम शर्मा की। और श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ? 1896 में और उनकी मृत्यु 1967 में। श्री राम शर्मा विशाल भारत के संपादक के रूप में उन्होंने क्या की? विख्याति मतलब कि प्रसिद्ध हुए और उन्होंने शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने जाते हैं। श्री राम शर्मा शिकार साहित्य के अग्रणी मतलब कि सबसे पहले गिने जाने वाले लेखक माने जाते हैं। श्री राम शर्मा ने अपनी बचपन की यादें किसमें लिखी है? स्मृति में। सन 1908 की बात है जब श्री राम शर्मा क्या करते थे? मक्खनपुर पढ़ने जाते थे। उस समय की बात है जब वे छोटे थे, अपने भाई के साथ अपने टोली के साथ कहाँ पढ़ने जाते थे? मक्खनपुर। और वह शाम के समय झरबेरी पर क्या कर रहे थे? बेर तोड़ रहे थे। तभी किसी गांव के व्यक्ति ने उसे क्या दी? आवाज दी कि आपके बड़े भाई आपको घर पर बुला रहे। और कैसा महीना था? सर्दी का महीना था, दिसंबर का महीना था। अच्छा कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, अच्छी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। और जैसे ही उस किसी आदमी ने आवाज दी तो वह डर गया कि आज मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि जो बड़े भाई ने मुझे बुलाया है और आज तो मुझे मार पड़ेगी। जैसे घर पहुंचते हैं श्री राम शर्मा और उसके भाई, लेखक और उसका भाई जब घर पहुंचते देखते हैं आंगन में उसका भाई क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। आजकल वर्तमान में क्या है? संचार के माध्यम ज्यादा है, फोन के माध्यम से सूचना दे देते हैं। पहले क्या था? फोन कम थे और चिट्ठी से या पत्र के माध्यम से ही सूचना दी जाती थी। तो उसके भाई ने कहा, जैसे उसे पत्र लिखते हुए देखा तो उन दोनों ने क्या ली? राहत की सांस ली कि हाँ, हमारी अब पिटाई नहीं होगी, हमने कोई गलती नहीं की है। जैसे ही उसके भाई ने कहा कि 4 बजे की डाक में आपको ये चिट्ठी कहाँ पहुंचानी है? मक्खनपुर के डाक खाने में डाल कर आनी है, क्योंकि आज शाम को ही ये चिट्ठियां निकल जानी चाहिए। बहुत जरूरी चिट्ठियां हैं, बहुत जरूरी पत्र हैं, इनका पहुंचना बहुत जरूरी है और ये शाम को ही शाम वाली डाक से चली जानी चाहिए। श्री राम शर्मा लेखक और उसके भाई दोनों चल पड़े। कहाँ पर? मक्खनपुर, चिट्ठियां डालने के लिए। और उसकी माँ ने रास्ते में भुनाने के लिए मतलब कि खाने के लिए, आपको भूख लग जाए तो आप क्या खा लेना? चने खा लेना। कहाँ किस में बांध दिए? धोती में बांध दिए। और वो खुशी खुशी एक डंडा हाथ में लेकर, बबूल का डंडा हाथ में लेकर खेलते कूदते उछलते कूदते और कहाँ चले गए? मक्खनपुर जाने लगे। रास्ते में उन्हें क्या दिखाई दिया? एक कुआं। उस कुएं में एक सांप गिरा हुआ था। उस सांप की आवाज सुनने के लिए वे मिट्टी का ढेला पटकते थे। अब मिट्टी के ढेले से जैसे ही सांप को लगता तो सांप क्या करता? आवाज करता, फुसकार करता। और उस फुसकार को सुनने के लिए वह रोजाना का नित्य क्रम हो गया था। स्कूल जाते वक्त भी आते वक्त भी उसमें सभी बच्चे मिट्टी के ढेले पटकते। किसमें? मिट्टी के कुएं में जिसमें सांप गिरा हुआ था। और ऐसे ही श्री राम शर्मा जब मक्खनपुर जा रहे थे तो उन्होंने तो अपनी आदत के अनुसार क्या किया? मिट्टी का ढेला उसमें फेंका। जो उन्होंने चिट्ठी, बड़े भाई ने उनसे चिट्ठियां दी थी, वो चिट्ठियां किस में गिर गई? कुएं में गिर गई। और अब आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। जब हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है तो हमारे जो मन में दुविधा चलती रहती है कि मैं ये कार्य में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। जो बीच में एक द्वंद्व चलता रहता है, मन के में क्या चलता रहता है? द्वंद्व चलता रहता है कि मैं इस कार्य में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो वह क्या हो गई थी? उसकी दुविधा, उसका द्वंद्व कट गया था। तो कट जाती, मेरी दुविधा भी दूर हो गई थी। मेरी दुविधा भी क्या हो गई थी? दूर हो गई थी। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कुएं में अंदर जाकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किसने किया? लेखक ने किया। कितना भयंकर निर्णय था ये! बहुत भयंकर निर्णय था, क्योंकि उसके अंदर क्या था? सांप बैठा हुआ था, वह उसे खा भी सकता था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या? उन्होंने तो दृढ़ संकल्प कर रखा है, जो मरने को तैयार हो वह किसी से नहीं डरता। तो मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले। मूर्खता और बुद्धि मानने से किसी कार्य को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले। और वह भी जानबूझकर उसने क्या कर लिया था? मौत का मार्ग स्वीकार कर लिया था। फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। जब मौत का मार्ग आदमी कोई भी मनुष्य स्वीकार कर लेता है तो वह अकेला ही संसार से लड़ने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। और फल
उसे फल की क्या चिंता, उसे परिणाम की कोई चिंता नहीं होती। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर क्या है, निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं किससे लड़ने के लिए तैयार हो गया? विषधर किसे कहा गया यहाँ पर? सांप को। मैं सांप से लड़ने के लिए तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। किसने पासा फेंक दिया था? लेखक ने पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो, जी मुझे मृत्यु ही क्यों ना मिले, लेकिन सांप से बचकर दूसरा जन्म, या तो मुझे मृत्यु मिलेगी या मैं सांप से बचकर क्या करूंगा, दूसरा जन्म प्राप्त करूं। इसकी कोई चिंता नहीं थी, लेखक को कोई चिंता नहीं थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा। लेखक का आत्मविश्वास था कि मैं अपने डंडे से पहले ही सांप को मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा, फिर मैं चिट्ठियों को उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ संकल्प के बूते मैंने कुएं में घुसने की ठानी। इसी दृढ़ संकल्प के कारण कहाँ कुएं में उतरने की ठान ली कि मैं कुएं के अंदर जाऊंगा और चिट्ठियों को निकाल लूं। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही। छोटा भाई रो रहा था कि आप नीचे मत जाओ, और उसके रोने का क्या अर्थ था? एक उसकी मौत उसे नीचे बुला रही। किसकी? लेखक की। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वह अपने मन से कुछ नहीं कह रहा था, अपने शब्दों से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। वास्तव में मौत सजीव सर्प के रूप में और भयंकर रूप में कहाँ बैठी हुई थी? कुएं में बैठी हुई थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। नग्न मौत से मतलब यह नग्न मौत किसके गए? सर्प के दंश से मौत होने वाली, उस सर्प के डसने के बाद जो मौत होगी उसके लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। उसने भी अपनी धोती खोलनी पड़ी। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की। लेखक ने अपनी धोती भी उतारी और छोटे भाई की भी, और एक चने वाली। कितनी धोती हो गई? 3। दोनों कानों से बंधी हुई धोतियां 5 धोती बन गई। 2 कानों से बांध रखी थी, एक चने बांध रखे थे और 2 उन्होंने पहन रखी थी। पहले बचपन से ही धोती बांधना सिखा देते थे बच्चों को। थोड़े से बड़े हुए क्या पहनते थे? कुर्ते धोती। कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। अब कुछ रस्सियों और इकट्ठी कर ली और उनको मिलाकर क्या हो गए? कुएं की गहराई कितनी थी? 30 हाथ और 30 फुट गहरा कुआं था, और वो क्या हो गई? उसके लिए काफी हुई, इतनी बड़ी रस्सी बन गई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी। लेखक ने और लेखक के भाई ने धोतियां क्या करी? एक दूसरे से बांधी, खूब खींच खींच कर आजमा लिया। उसे टाइट क्या किया? उनकी गांठ को टाइट खींच कर बांधा। उनकी ग्रंथि को क्या किया? टाइट कर दिया कि गांठें कड़ी है या नहीं, कि गांठें हमने लगाई है वो कड़ी है या नहीं, जो टाइट है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। लेखक अपनी तरफ से पूरी क्या बरत रहा था? सावधानी। कोई धोखा नहीं खा रहा था। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा। अब धोती के एक सिरे पर क्या बांध दिया? डंडा। उसे कुएं में डाल दिया, और दूसरे सिरे को डेग व लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है। दूसरे सिरे को किससे बांधा? डेग पर, वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है। दूसरे सिरे को किससे बांधे? एक डेग से बांध दिया, जो कुएं के बीच में लगी रहती मोटी लकड़ी, उससे बांध दिया। और जो जिस पर चरसपुर टिकता, जिससे पहले चरस चलता था। कौन चलाते थे? बलद। जो बैल चलाते थे वह बैल से क्या खींचते थे? चरस खींचते थे, और जब पानी निकलता था तो के चारों ओर एक चक्कर देकर एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। अब चरसपुर के क्या लगा दिया? एक लकड़ी के चारों तरफ किसका? धोती का एक चक्कर लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था। लेखक का छोटे भाई कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का। इसलिए धोती को डेग से कड़ी करके बांध दिया। अब छोटा भाई इतना छोटा था कि उसे ऊपर नहीं खींच सकता, और उसको धोती को क्या किया? उसने जो लकड़ी की डेग थी उससे टाइट बांध दिया। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा, और फिर उसे पकड़ने के लिए कहा कि मैंने इस धोती को यहाँ पर बांध दिया, अब इसे मजबूती से पकड़ के रखो। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैं किसके लिए आया यहाँ सर्वनाम? लेखक के लिए। तो छोटा भाई क्या करने लगा? रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया। उसे क्या दिया? आश्वस्त किया, विश्वास दिलाया, मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। लेखक ने विश्वास दिलाया कि मैं कुएं के अंदर जाते ही पहले सांप को मार दूंगा। मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। लेखक को इसलिए विश्वास था कि इससे भी पहले लेखक ने अनेक सांप
मारे थे, ये सोच रहा था कि मैं कुएं में जाते ही पहले क्या कर दूंगा, नीचे पहुंचते ही पहले सांप को मार दूंगा। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। लेखक को इसलिए कुएं में अंदर जाते समय, कुएं के अंदर उतरते समय सांप का उसे बिल्कुल भी भय नहीं था। उसको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल समझता था। सांप को मारना लेखक क्या समझता था, सरल कार्य समझता था। बाएं हाथ का खेल समझना, सरल कार्य समझना। सांप को मारना लेखक क्या समझता था, बिल्कुल सरल काम समझता था कि मैं उसे जल्दी ही मार दूंगा। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूंगा, कुएं का जो धरातल था उससे 4-5 गज लेखक ऊपर था, तब ध्यान से नीचे को देखा। अकल चकरा गई, अकल चकराना बुद्धि चकरा गई। उसे एकदम सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज ऊपर रहा तब उसने ध्यान से देखा तो उसकी लेखक की बुद्धि एकदम चकरा गई। अगर एकदम उसे क्या हुआ कि देखा सांप तो फन फैलाए हुए और धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा है। वह पहले ही प्रतीक्षा कर रहा है नीचे आए मैं उसको डस लूं। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। पूंछ और पूंछ के समीप का आधा भाग, सांप का आधा शरीर का भाग क्या था, पृथ्वी पर था। आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। किसकी, लेखक की। कौन कर रहा था, सर्प कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था और धोती के नीचे क्या बंधा हुआ था, डंडा। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। लेखक जब धोती के सहारे कुएं में उतर रहा था तब वह डंडा क्या कर रहा था, बार बार हिल रहा था। उससे सांप दुगना परेशान हो रहा था और फन फैलाए खड़ा था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। उसी के कारण, किसके कारण, डंडे के हिलने के कारण सांप उसे उतरता हुआ देखकर क्या करना चाहता था, घातक चोट देना चाहता था, उस पर वार करना चाहता था, उसे डसना चाहता था और आसन फैलाए बैठा था, फन फैलाए बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता है। सपेरा जब बीन बजाता है और काले सांप का खेल दिखाता है तो सांप क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और फन फैलाकर खड़ा होता है और फुंकार मारकर चोट करता है। और फुंकार मारकर क्या करता है, चोट भी पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। सांप किसे चोट पहुंचाने के लिए तैयार था, लेखक को। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। अब लेखक उससे 4-5 हाथ ऊपर ही धोती पकड़कर लटक रहा था। धोती डेग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। अब धोती कुएं के बीच में एक जो लकड़ी रखी हुई थी उसके बांध रखी थी, तो वह बीचों बीच लटक रही थी, तो लेखक भी उसके बीचों बीच लटक रहा था। मुझे कुएं की धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। अब लेखक को कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच में उतरना था। इसकी माने तो सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना है। अब लेखक सोच रहा है कि मुझे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना है। गज नहीं, 1.5-2 फुट दूर उससे पैर रखना है और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। अब लेखक कुएं की परिधि क्या थी, कुआं सकड़ा था और सकरा रहने के कारण वहां चौड़ाई कम थी और सांप पूरे धरातल को घेर कर बैठा हुआ था। अगर लेखक 2 फुट भी दूर उससे पैर रखता तब भी सांप किसके पैर पर चोट करता, लेखक के पैर पर चोट करता और उसे क्या पहुंचाता, नुकसान पहुंचाता। अब हम आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।